ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्रोग्राम मनी सेंट्रल का। ढेर सारी खबरें हैं। वीकेंड के बाद हफ्ते का पहला मनी सेंट्रल है। तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आप देखिए ऑन द शो कौन सी बड़ी खबरें ऐसी हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत होगी चीन से पंखों के आयात पर लगी रोक। क्यों लगी रोक, ये समझेंगे। नहीं थम रही स्टार्टअप्स की छटनी। ओयो शेयरचैट नए नाम है, कहानी पुरानी है। प्रॉपर्टी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं। बहुत अहम फैसला आया है। क्या वो फैसला है, क्या उसका असर होगा, ये सब कुछ बताएंगे। ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी संभव। आरबीआई के एमपीसी की बैठक आज से शुरू हुई है, 2 दिन बाद फैसला आएगा। क्या अनुमान है, ये बताएंगे। मारुति क्यों बढ़ा रही कारों के दाम। मारुति ने ऐलान किया है कि नए साल से कारों के दाम बढ़ेंगे। क्या वजह है, आगे की कंपनियां क्या कर सकती हैं, इस पर डिस्कशन होगा। और जीएसटी में बदलाव से क्यों कतरा रही सरकार, क्यों पीछे हट रही, क्यों ठिठक रही सरकार, ये जानेंगे। क्योंकि ये संकेत दिया गया है कुछ आला अफसरों की तरफ से कि जीएसटी में कोई भी बदलाव 2024 के चुनाव से पहले नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ये समझेंगे अंशुमान जी से। पहली खबर चीन से पंखों के आयात पे लगी रोक के, या कह लीजिए सख्ती पर। सरकार चीन से बिजली पंखों के आयात पर सख्ती कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो वाणिज्य मंत्रालय चीन से आने वाले पंखे और स्मार्ट मीटर पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू कर सकता है। इस कदम के जरिए सरकार घरेलू इंडस्ट्री को राहत देना चाहती है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में $6.22 मिलियन के पंखों का आयात हुआ था, जिनमें करीब $6 मिलियन का आयात केवल चीन से हुआ था। सर, चीन के पंखों पर आयात लगाने की बात क्यों हो रही है? चीन पर बात करें उसके साथ हम बता दें कि आज हम इस पर भी बात करेंगे कि रूस के तेल के ऊपर कैपिंग आ गई है और उसका क्या असर दुनिया के बाजारों पर, भारत पर होगा। ये हमारी आज की और महत्वपूर्ण खबरों में होगी। अब हम वापस लौटते हैं चीन की तरफ। शुभम, चीन के साथ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके कारण सरकार चीन के पंखों के, चीन से आने वाले सीलिंग फ़ैन और टेबल फ़ैन और विभिन्न तरीके के जो फ़ैन्स भारत में इस्तेमाल होते हैं उनके आयात पर रोक लगा रही है। पहली चीज़ तो ये कि सीलिंग फ़ैन और टेबल फ़ैन का भारत दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। अफ्रीका और भारत जैसे बाजार हैं जहां आज भी सीलिंग फैन और टेबल फैंस का एक बड़ा बाजार मौजूद है। सरकार ने चीन से आने वाले खिलौनों पर इसी तरीके की शर्त लगाई थी, इसी तरीके की पाबंदी लगाई थी जिसको क्वालिटी कंट्रोल चेक कहते हैं, और उसके बाद खिलौनों का आयात लगभग 70% कम हुआ था। सरकार 2 वजह से चीन से आने वाले पंखे, जिन्हें आप ब्राउन गुड्स कह सकते हैं या सस्ते इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कह सकते हैं, उन पर सख्ती करने जा रही है। पहली चीज़ तो ये कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है, यानी चीन के पास चीन से आने वाला सामान भारत में निर्यात की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत खुद अपने आप में इलेक्ट्रिक सामानों का बड़ा निर्यातक है। दुनिया में भारत की तरफ से काफ़ी निर्यात होता है और वो निर्यात भी चीन से आने वाली चीज़ों के कारण प्रभावित हो रहा है। और ये फैसला शायद आने वाले कुछ समय में होगा और इसके बाद कुछ और भी उत्पाद हैं जो चीन के साथ व्यापार घाटे को बढ़ा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी। चलिए, अगली खबर स्टार्टअप से छटनी की। स्टार्टअप कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला ओयो और शेयरचैट का है। होटल एग्रीगेटर ओयो ने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी टीम से 600 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। हालांकि कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया कि सेल्स टीम में वे 250 लोगों को भर्ती करेंगे। दूसरी तरफ क्षेत्रीय भाषाओं की सोशल मीडिया ऐप शेयरचैट ने अपने 5% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। देश भर में शेयरचैट के लगभग 2500 कर्मचारी, और माना जा रहा है कि कंपनी ने 100 से 120 कर्मचारियों की छटनी की योजना बनाई है। सर, छटनी आपको लगता है कि शुरुआत स्टार्टअप से होती है, अब धीरे धीरे और सेक्टर्स तक फैलती जा रही है? जैसा हम लोग लगातार शुभम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में स्टार्टअप्स की छटनी एडुटेक, फिनटेक से होते हुए, ई कॉमर्स से होते हुए अब होटल बुकिंग और होटल के बिजनेस तक आ गई। ओयो का कहना है, उसने 600 कर्मचारी निकाले हैं। ओयो का कहना यह है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग डिविजन्स का मर्जर कर रही है और उसके कारण सरप्लस स्टाफ था जिसकी छटनी की गई है। ये भी कहा ओयो अपने मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, शेयर बाजार में आने की कोशिश कर रही है। 333 करोड़ का नुकसान ओयो को सितंबर 2022 की तिमाही में हुआ है, जो पिछले तिमाही में 414 करोड़ रुपए था। ओयो अभी भी नुकसान में है और शायद वो नुकसान अपनी बैलेंस शीट को आईपीओ लाने से पहले मैनेज करना चाहती है। शेयर बाजार में स्टार्टअप के आईपीओस की जो हालत हुई है और जिस बुरी तरह से पिटाई हुई है वो हमारे सामने है। लेकिन इसमें एक खबर और थोड़ी राहत देने वाली है हमारे लिए
कि लगातार गिरावट के बाद नवंबर के महीने में भारत में जो स्टार्टअप्स में पी और वेंचर कैपिटल्स का इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। अगर हम एग्जैक्ट आंकड़े देखें जो हमारे सामने खुले हुए हैं तो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स ने करीब 84 ट्रांजैक्शंस किए हैं भारत के स्टार्टअप्स में नवंबर में और $3.5 बिलियन का निवेश आया है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले साल की तुलना में, पिछले साल का जो समय था 2021 का, उसकी तुलना में अभी भी पूरे साल का निवेश 28% से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में दशकों से हो रही टैक्स चोरी के रास्ते को बंद करने के लिए फैसला सुनाया है। पिछले हफ्ते सुनाए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमतों में अगर कोई नया पार्टनर जुड़ता है तो पुराने साझेदारों को बढ़ी हुई कीमत पर कैपिटल गेन टैक्स के तौर पर नया टैक्स चुकाना पड़ेगा। सर, क्या ये पूरा मामला है? अब तक कैसे चोरी होती थी, नया फैसला आया, इसके बाद कैसे बदलाव होंगे? ये शुभम, प्रॉपर्टी की दृष्टि से, प्रॉपर्टी बाजार में टैक्स के नियमों की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और लैंडमार्क जजमेंट है। होता क्या था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से प्लग किया या रोका है उसे हमारे लिए समझना ज़रूरी है। भारत में बड़ी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स पार्टनरशिप फर्मों के तहत की जाती थी, जिसमें 2-3 पार्टनर्स मिलकर बड़ी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स क्रिएट करते थे। इन प्रॉपर्टीज़ को बाजार में कीमत बढ़ने के हिसाब से रिवैल्यू किया जाता था, इनकी कीमतों का रिवैल्यूएशन किया जाता था और उस रिवैल्यूएशन के बेस पर उस कंपनी में नया पार्टनर ले लिया जाता था जो कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता था और किस्म से जो वैल्यू से मिलने वाला प्रॉफिट था वो बाकी पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता था। ना तो ये प्रॉपर्टी बिकती थी, ना खरीदी जाती थी, ना इसकी कोई रजिस्ट्री होती थी, ना इसका कोई ट्रांसफर होता था। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस टैक्स सिस्टम से बाहर रहता था क्योंकि इसकी फिजिकल सेल परचेज कहीं होती नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लंबे समय से इस पूरे मामले पर निगाह रख रहा था और ये मामला कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत बनता था। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अब फाइनली ये मान लिया है कि अगर इस तरह से प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन भी होता है तो वो भी सेल के बराबर माना जाएगा, बिक्री के बराबर माना जाएगा और इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इसका बड़ा असर हमको भारत में कॉर्पोरेट हाउसेस, कंपनियों और जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स पर दिखाई देगा बड़े पैमाने पर, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां पार्टनरशिप फर्म्स के साथ प्रॉपर्टी होल्डिंग करके अपनी वैल्यूएशन अप करती थी और अब जब भी वैल्यूएशन अप होंगे तो उसको कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर दिया जाएगा। ये प्रॉपर्टी बाजार में काफ़ी बड़े उथल पुथल की वजह भी बनेगा और इसका असर हमें सरकार को टैक्स की रिकवरी में या टैक्स में कैपिटल गेन्स की बढ़ोतरी के तौर पर भी सामने आएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रमुख से ये कहा है कि आउटसोर्स जो भी कोर एक्टिविटी है उनका आउटसोर्स ना करें, उसके खिलाफ बैंकों को आगाह किया है। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बैंकिंग व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकों के सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुख्य कामकाज किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्स ना कराए जाएं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आउटसोर्सिंग जरूरी भी है, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था की स्थिरता के लिए, सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने भी उतने ही जरूरी हैं। सर, किस तरीके की आउटसोर्सिंग को लेकर ये चिंता जाहिर की गई है? मुझे लगता है शुभम, रिजर्व बैंक पिछले 1 साल में तीसरी बार इस तरीके की बात कह रहा है और इसके पीछे वजह क्या है जो समझना हमारे लिए ज़रूरी है और जिसकी वजह में बहुत बड़े साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे भी शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को स्पष्ट रूप से इस बात का निर्देश दिया है कि वो कौन सी सेवाएं बैंक से बाहर किसी कंपनी को आउटसोर्स करने के लिए दे सकते हैं और कौन सी सेवाएं उन्हें खुद अपने स्तर पर तैयार करनी पड़ेंगी। फिनटेक के विस्तार के साथ भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक नया ट्रेंड आया है जिसमें बहुत सारी सेवाएं बैंकों ने फिनटेक कंपनियों को या फिनटेक पार्टनर्स को दे दी हैं। रिजर्व बैंक ने अपने ताज़ा आदेशों में बैंकों से कहा है कि चूंकि भारत में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की संख्या बहुत कम है और एक ही पार्टनर कई सारे बैंकों के साथ काम करते हैं टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में, इसलिए जो कंसंट्रेशन का और डेटा की शेयरिंग का रिस्क है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और इसलिए बैंकों को तय करना होगा कि वो सिर्फ वही गतिविधियाँ बाहर दें आउटसोर्सिंग के लिए जो गैर ज़रूरी हैं। ज़रूरी गतिविधियाँ इसमें आमतौर पर अपने पास रखी जानी चाहिए। कौन सी गतिविधियाँ हैं? सबसे ज़्यादा जो कस्टमर सर्विस से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उन्हें ऐसा माना जा रहा है कि बैंकों ने आउटसोर्स किया है फिनटेक कंपनियों को और बाकी जगह। अब यहाँ एक बड़ी दुविधा की परिस्थिति है। दुविधा की परिस्थिति ये है कि रिजर्व बैंक और सरकार एक तरफ ये चाहती है कि फिनटेक में तेजी से विस्तार हो, पर फिनटेक जिस बुनियाद पर खड़ा होगा वो भारत के बैंक्स ही होंगे। वो बैंक्स ही होंगे जिनकी सेवाओं को फिनटेक कंपनियां आगे जाकर बेचेंगी, क्योंकि फिनटेक कंपनियां खुद में बैंक तो है नहीं। वो तो केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगी। जमा, बचत, कर्ज, ये सारे काम तो बैंकों के पास पीछे रहेंगे।
अब यहाँ बैंकों के लिए आरबीआई का स्पष्ट निर्देश है, बात उन्होंने आज फिर कही, स्पष्ट निर्देश है कि फिनटेक कंपनियां इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को। बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकली इस मामले में फिनटेक कंपनियों से थोड़ी पिछड़ी हुई पाई गई है, हमेशा इस तरीके के सॉल्यूशन दे रही हैं, लेकिन सर्विसेज के आउटसोर्सिंग में इन कंपनियों को पार्टनर बनाने से पहले बैंकों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। असर हमें दो तरह से दिखाई देंगे। ये खबर किसी भी तरह से फिनटेक कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि फिनटेक कंपनियां वैसे भी स्टार्टअप का निवेश घटने के कारण, कारोबार में तमाम दबावों के कारण, रिजर्व बैंक के नियम बदलने के कारण मुश्किल में। अब बैंक शायद फिनटेक कंपनियों से पार्टनरशिप करने में और ज़्यादा मुश्किल करेंगे। स्पेसिफिकली बैंकों के सारे बड़े काम कस्टमर रिलेशन से ही जुड़े हैं, चाहे उन्हें चेकबुक इशू करना हो या किसी को पेमेंट करना हो या भुगतान करना हो। बैंकिंग का एक सबसे बड़ा हिस्सा तो कस्टमर रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ये दुविधा है, लेकिन ये खबर ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा की दृष्टि से, बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिनटेक कंपनियों के लिए ये खबर थोड़ी कड़वी और खट्टी है। पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिन चलने वाली बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक के बाद रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों में होने वाले बदलाव की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि अगले हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरों को लेकर फैसला लेगा और फेडरल रिजर्व की बैठक को ध्यान में रखते हुए आरबीआई पॉलिसी दरों में बदलाव को करेगा। बाजार की नज़र इस बात पर भी टिकी है कि रिजर्व बैंक इस बार महंगाई और ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान लगाता है। सर, इस बार ज़्यादा इंतजार, रेपो रेट से भी ज़्यादा इंतजार, क्या कुछ और खास बातों पर होगा? रेपो रेट का भी इंतजार है। सबसे पहले महंगाई समझते हैं। महंगाई बड़ी दुविधा है रिजर्व बैंक की। अगर आप रिजर्व बैंक के क्लासिकल ढांचे के तौर पर, शास्त्रीय आंकड़ों के तौर पर देखें तो रिजर्व बैंक की जो टॉलरेंस लिमिट है 6% की अपर लिमिट और 4% की जो मीडियम टर्म लिमिट है, महंगाई लगातार 10 महीने से उससे ऊपर चल रही है। तो रिजर्व बैंक के लिए महंगाई के नियंत्रण की परिस्थिति को नियंत्रण जारी रखने के लिए 35 से 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। महंगाई में अभी हाल में कुछ नए बड़े दबाव बने हैं, जैसे गेहूं की कीमतें महंगी हुई, जिस पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। कृषि उत्पादों में खाद्य उत्पादों की महंगाई तेजी से आगे बढ़ी है, हालांकि ईंधन की और एनर्जी की महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है। तो ये दबाव देखते हुए रिजर्व बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि महंगाई के लक्ष्य को कब तक हासिल किया जाएगा, इस पर लोगों की निगाह रहेगी। बदली हुई परिस्थिति में भारत की महंगाई दर कब तक 6% की सीमा पर आएगी, ये रिजर्व बैंक की तरफ से जानना जरूरी होगा, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि फाइनली भारत में कब विड्रॉल शुरू होगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया का। अभी हम जिस रेपो रेट पे हैं 5.9% के आसपास है। तो पहली चीज़ है। दूसरी बड़ी बात ये कि रिजर्व बैंक इस साल भारत के आर्थिक विकास दर के अपने आकलन में संशोधन बताएगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। दूसरी तिमाही के जो आंकड़े आए उन्होंने सब तितर बितर कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, माइनिंग में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, कृषि के आंकड़ों पर भरोसा नहीं बना। कृषि के आंकड़ों में माना जा रहा है कि डेयरी और फिशिंग के ग्रोथ के कारण बढ़ोतरी दिखाई दी, क्योंकि फसल का उत्पादन तो गिर रहा है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक की क्या टिप्पणी होगी भारत की आर्थिक विकास दर पर, ये सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करेगी कि भारत सरकार का बजट अगले साल के लिए और आने वाले 3 महीनों के लिए अपने राजस्व के अनुमान कैसे निर्धारित करता है। तो ये दो बड़ी चीज़ें। तीसरा, कुछ संकेत हमें रिजर्व बैंक की इस मॉनेटरी पॉलिसी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी मिलेगा। लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है, उसकी रफ्तार और उसकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी शायद हो सकती है। सर, फेडरल रिजर्व की भी बैठक है अगले हफ्ते, क्या वहाँ से संकेत मिल रहे हैं? फेडरल रिजर्व तो बुरी तरह उलझ गया है। जीरोम पावल का बयान एक हफ्ते पहले आया था, जिसमें उन्होंने महंगाई में कमी की और की संभावना जाहिर की थी। उनको लग रहा था कि उन्होंने जितनी कोशिश की है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके, उससे मंदी बस आ ही गई, समझो मंदी दरवाजे पर खड़ी है। फिर भी वैसा नहीं हुआ। चीज़ें जो 2 बड़े आंकड़े आए, जो आंकड़े आमतौर पर जो प्रिंट आते हैं, जो अमेरिका के वित्तीय बाजार के लिए सबसे ज़्यादा करीब से देखने वाले होते हैं, वो हायरिंग के और जॉब के आंकड़े होते हैं। नवंबर के महीने में अमेरिका के उद्योगों ने दबाकर नौकरियां दी। नौकरियां ही नहीं दी, करीब 2,63,000 नई नौकरियां जोड़ी अमेरिका के में। बल्कि वहाँ का लेबर डिपार्टमेंट का आंकड़ा बताता है, जो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कि जो एवरेज पर आवरली वेज है, एवरेज प्रति घंटा वेतन है या मजदूरी है, उसमें भी 5% की बढ़ोतरी दिखाई दी पिछले साल की तुलना में। अब ये सब जीरोम पावल की जो गणित है उसके बिल्कुल उल्टा जाता है। जीरोम पावल ये संकेत दे रहे थे कि नहीं, अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया थोड़ा रुकेगी। उसके आधार में डॉलर इंडेक्स को कमज़ोर होते और दुनिया की मुद्राओं को थोड़ा सुधरते देखा। अब यहाँ से फिर
गाड़ी दूसरी तरफ जाती है। क्या फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को कम करने के अपने फैसले पर थोड़ा बहुत कायम करेगा या इसे आगे बढ़ाएगा? क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 7-8 महीनों की ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद भी मंदी के कोई ठोस संकेत नहीं मिले। किसी भी स्तर से मंदी के कोई ठोस संकेत नहीं दिखाई दिए। महंगाई में भी जो कमी दिखाई दे रही वो बहुत ही मामूली है, और ये शायद फेडरल रिजर्व को और ज़्यादा आक्रामक, या अगर मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में कहें तो हॉकिश बनाकर रखेगी। इस बीच रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में अब लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है। 25 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $550 अरब के ऊपर पहुंच गया। लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटी है, एक ये कारण है, और दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गोल्ड की कीमत भी बढ़ी है, जिस वजह से फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सर, इस मोर्चे पर चिंता कुछ कम होती दिख रही है जो 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले तक बनी हुई थी? विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर अगर आप देखें तो 3 हफ्ते में 2-3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ रिजर्व बैंक ने, जैसे हमने कहा कि रिजर्व बैंक ने, हम लोगों ने मनी सेंट्रल में शायद इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी कि रिजर्व बैंक ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल दी। नवंबर की शुरुआत होते होते अक्टूबर के मध्य से पूरी स्ट्रेटजी बदल दी और रुपए को बचाने के बजाय विदेशी मुद्रा का संग्रह करना उसने बाजार से शुरू कर दिया, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना ज़्यादा जरूरी था। और उसका नतीजा हमने देखा कि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होना शुरू हुई तो रुपए पर जो परोक्ष दबाव था वो कम हुआ। लेकिन अगर आप रुपए की कीमत को इस अनुपात में देखें तो हमने रुपए की कीमत में उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं देखी। आज भी रुपए का 81.70, 81.80 के आसपास मूव कर रहा है, 82 से ऊपर है। तो अभी हमें अब करीब से देखना होगा, ये एक रोचक घटनाक्रम होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जितना बढ़ रहा है, क्या उसी अनुपात में रुपए की मजबूती वापस लौट रही है कि नहीं लौट रही। रुपए के ना मजबूत होने की जो पजल है पहली, वो इसलिए और ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा कठिन हो जाती है कि रुपए में वो मजबूती हमें नहीं दिखाई दे रही है जो रुपए डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के अनुपात में होनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स 112 से घटकर 106, 105 के पास आ गया, पर रुपए पर निचले स्तर का गिरने का दबाव बना हुआ है। पर विदेशी मुद्रा भंडार में जो बढ़ोतरी रिजर्व बैंक ने बाजार से डॉलर खरीद कर की है, वो ज़रूर भारत के लिए राहत की बात होने वाली है। चलिए अब खबरें बजट से। जीएसटी की दरों में 2024 के लोकसभा चुनाव तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। बिजनेस समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने सरकारी अधिकारी के हवाले से एक खबर दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक जीएसटी के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी की दरों को महंगाई से जोड़कर देखा जाता है और राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। सरकार लगातार जीएसटी में बदलाव, खबर आती है हो जाएगा, अगली बैठक में होगा, 3 दरें हो जाएंगी, 2 दरें हो जाएंगी और फिर सब ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों? अगर इस बयान को माने तो फिर जीएसटी के रिफॉर्म काफ़ी लंबे टल जाते हैं। हम 2022 में 2024 के चुनाव के बाद, यानी लगभग आप ये मान के चलें 2 साल तो पूरे चले गए और जीएसटी के दर का ढांचा ऐसा रहेगा। क्यों ऐसा रोका गया, हम इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम देखें कि जीएसटी में ऐसा होने वाला क्या था जिसकी वजह से सरकार हिचक रही है, डर रही है। जीएसटी काउंसिल के भीतर एक राज्यों के वित्त मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने सरकार को और जीएसटी काउंसिल को इस बात का सुझाव दिया था कि अब वो समय आ गया है जब राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन खत्म कर दिया गया है और हमें रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की तरफ जाना चाहिए। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों को कोई नुकसान नहीं होता है, उतना ही टैक्स लगाया जाता है जिससे कम से कम का नुकसान नहीं होता। और इस समिति ने कहा था शुभम कि 8, 15 और 30 3 स्तर के दर ढांचे लाए जाएं। हालांकि कोशिश ये थी कि भारत में 2 स्ट्रक्चर आए, पर समिति का कहना था कि शुरुआत के लिए कम से कम 2 रेट के स्तर के ढांचे की तरफ बढ़ने से पहले 8, 15 और 30 के स्तर को लाया जा सके। जो मौजूदा परिस्थिति में, जो मौजूदा स्थिति है उससे एक ऊंची टैक्स रेट है, क्योंकि इस समय भारत में औसत टैक्स रेट उससे ज़्यादा हो जाएगी। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.5% के आसपास है, ये जीएसटी काउंसिल मानती है। सरकार का मानना है कि महंगाई बढ़ी हुई है, टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है, इस समय भी है, और इसलिए अगर इस समय जीएसटी के रेट के ढांचे में कोई बढ़ोतरी की गई तो महंगाई के लिए ये नया ईंधन होगा, नई ताकत होगी, और इसलिए जीएसटी के ढांचे में पुनर्गठन को टाल दिया गया है। लेकिन अब इस पुनर्गठन पर राज्य सरकारों को समझाया जा पाएगा क्या? क्योंकि राज्य सरकारों के लिए कंपनसेशन खत्म होने के बाद अब ये पहला छमाही आने वाली है जब उनके राजस्व का हिसाब हमारे सामने आएगा कि उनके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी 6 महीने के दौरान हुई, जबकि उनको जीएसटी की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद, और अगला पूरा साल हमें मिलेगा ये तस्वीर, तो हमें पता चलेगी कि किस राज्य सरकार को अंततः जीएसटी में शामिल होने से फायदा हुआ
और किसको नुकसान होगा। और हमें यहाँ ये बात ध्यान रखना शुभम बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी का कंपेंसेशन उस वक्त ख़त्म हो रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था में ढलान आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से भी टैक्स का कलेक्शन कम होगा क्योंकि डिमांड टूट रही है, आर्थिक विकास दर में गिरावट हो रही है। तो जो जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन के दिन हैं वो धीमे धीमे अब कम होते जाएंगे क्योंकि मांग और खपत में कमी आ रही है। तो इसलिए अगर जीएसटी का सुधार आगे टाला जाएगा तो केंद्र सरकार को इस बजट में राज्यों की मांग पूरी करने के लिए अपने खजाने से कुछ थोड़ी और दयालुता, थोड़ी और उदारता दिखानी पड़ेगी। और वो किस तरह से होगी ये हमें बजट में पता चलेगा। एक और तैयारी है बजट में। तैयारी यह है कि केंद्र सरकार दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडार क्षमता को तैयार करने की योजना बना रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि, उपभोक्ता और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों के दायरे में आने वाली अलग अलग योजनाओं को मिलाने का एक प्लान बनाया है, एक योजना बनाई है। सर, क्यों बना रही है सरकार ये? ऑलरेडी एफसीआई के गोडाउन है, केंद्रीय पूल का अनाज रखा ही होता है उसमें, फिर ये नई क्षमता बनाने की क्या जरूरत है? ये बड़ी मुहिम है और ये फैसला कैसे लागू होगा पता नहीं, क्योंकि अभी ये खबरें इस बात की हैं कि खाद्य मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। जैसा शुभम ने कहा बिल्कुल सही है कि भारत में सरकार के पास एक बफर स्टॉक है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, जो मतलब पिछले 5 साल में 75 मिलियन टन से 85 मिलियन टन के बीच वेरी करता रहा है। और ये बफर स्टॉक उस कानून के तहत बनाया गया, व्यवस्था के तहत बनाया गया कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति आने पर इस बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका ही एक हिस्सा राशन प्रणाली के तहत हमारे पास राज्यों को दिया जाता है, जिसको राज्य लोगों तक बांटते हैं जो इसके पात्र और लाभार्थी लोग हैं। यहाँ से भारत की फूड मैनेजमेंट पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आएगा अगर ये फैसला बजट में घोषित होता है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार ही इस दुनिया का सबसे बड़ा होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस बड़े फूड ग्रेन स्टॉक को सरकार ही बनाएगी या पैरेलली से प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। लेकिन इस बात के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने कृषि उत्पादों में नए बिल लाए थे जिन्हें वापस कर लिया गया था, लेकिन कृषि क्षेत्र में खरीद में निजी क्षेत्र को आगे आने की सुविधा दी जा रही है, इसलिए उन्हें भंडारण की सुविधा भी अब देनी होगी, स्टॉक्स बनाने की सुविधा भी देनी होगी। सरकार के अलावा भारत में अनाज के बड़े प्राइवेट स्टॉक्स नहीं बनाए जाते हैं, एक्सेप्ट कि जो वो कंपनियां जो गेहूं या चावल का इस्तेमाल किसी उत्पाद को बनाने के लिए करती हैं। ये कौन बनाएगा, इसके पीछे लागत क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि एफसीआई का बफर स्टॉक मेंटेन करने की ह्यूज कॉस्ट है, बहुत महंगी लागत है, और वही भारत की फूड सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बनती। तो इसे कौन बनाएगा, इन स्टॉक्स का इस्तेमाल क्या होगा? वजह इसकी ये लग रही है कि एक तो इस साल सरकार की पूरी फूड मैनेजमेंट की पॉलिसी पटरी से उतर गई। रबी के दौरान पर्याप्त अनाज नहीं मिला, अनाज भंडार में रिकॉर्ड गिरावट आई, गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड कीमत तक पहुंची। चावल की खरीफ की खरीद अच्छी है, लेकिन अनाज भंडार में जो गिरावट है उसकी भरपाई होगी कि नहीं होगी पता नहीं। सरकार को मुफ्त अनाज योजना बंद करनी पड़ सकती है दिसंबर में। ऐसी स्थिति में शायद सरकार की कोशिश ये रहेगी कि निजी क्षेत्र के फंड के जरिए एक और पैरेलल अनाज का भंडार भारत में तैयार किया जाए, जिससे कि किसी मुसीबत की परिस्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाए और निर्यात में भी उसका लाभ उठाया जा सके। चलिए अब टटोलते हैं महंगाई की नब्ज, महंगाई मीटर में। देश में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई हैं और महंगे गेहूं की वजह से आटा भी महंगा हो रहा है। गेहूं के बढ़े हुए दाम देखते हुए इस बार किसानों ने भी गेहूं की खेती को बढ़ा दिया है। 2 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं, 2 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में देश भर में 211 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा गेहूं की खेती दर्ज की गई है, जो पिछले साल इस दौरान 200 लाख हेक्टेयर थी, यानी कि उससे 11 लाख हेक्टेयर की खेती फसल बुआई अब तक हो चुकी है। सर, बुआई के अच्छे आंकड़ों के बाद भी गेहूं की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं, या उनमें वहां पे कोई कूल ऑफ क्यों नहीं दिख रहा है? आमतौर पर गेहूं की कीमतें जब एक निर्धारित लेवल से ऊपर जाती हैं, भी हम 29-30 रुपए केजी के आसपास गेहूं की कीमत देख रहे हैं कई सारे और दक्षिण के बाजारों में, तो और ज़्यादा है। जब जाती हैं तो सरकार अपने भंडार से बाजार में इंटरवीन करती है, और ख़ासतौर पर बाजार में सरकार का हस्तक्षेप आटा मिलों के लिए, ब्रेड बनाने वाली कंपनियों के लिए, इनके लिए होता है जो कि खाद्य उत्पाद बनाती। इस बार सरकार ने अनाज भंडार में गिरावट के कारण और पर्याप्त अनाज भंडार न होने के कारण बाजार में कोई दखल नहीं किया। तो अब बाजार में डिमांड और सप्लाई की शुभम स्थिति बड़ी स्पष्ट है, खुली किताब की तरह। बाजार में गेहूं की मांग तो है ही, क्योंकि गेहूं की मांग तो पूरे साल भर रहती, आपूर्ति नहीं आएगी रबी की फसल कटने के बाद जो अगले साल आने वाली। फिर इसके ऊपर तुर रहा है कि मौसम खराब होने का खतरा है। मौसम खराब होने का मतलब टेम्परेचर ऊंचा रहने की संभावना है, गर्मी सर्दी कम पड़ने की संभावना है। ये फैक्टर हैं जो बाजार में गेहूं की कीमतों को ऊंचा रखे हुए हैं, और यही वो वजह है
जिस वजह से हमें रिजर्व बैंक के फैसले पर या महंगाई दर पर आने वाले समय में दबाव दिखाई देगा। गेहूं के बाजार में मांग आपूर्ति की स्थिति तभी सुधरेगी जब रबी की फसल बाजार में आएगी, और उसको लेकर भी अभी मौसम विभाग की तरफ से जो सूचना आ रही है वो थोड़ी चिंता में डालने वाली है। चलिए, और दाम बढ़ रहे हैं गाड़ियों के। देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने नए साल की शुरुआत में अपनी सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ी हुई कीमतें, महंगाई, कच्चे माल की महंगाई और रेगुलेटरी बदलाव के बाद बढ़ी हुई लागत को हवाला देते हुए कंपनी कर रही है। कंपनी ने नए साल से गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। माना यह जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी जब दाम बढ़ा रही है तो अन्य कंपनियां भी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती हैं। सर, क्या वजह है, क्यों ये दूसरे तीसरे दौर की शुरू हो गई महंगाई? दूसरे तीसरे दौर की महंगाई शुरू होने की 2-3 बड़ी वजह हैं। एक तो प्रमुख वजह ये कि फेस्टिवल का सीजन खत्म हो गया, कंपनियों को जितनी मांग हासिल करनी थी उतनी मांग हासिल हो चुकी है। अब कच्चे माल की लागत में जो बढ़ोतरी हुई है, रुपए में गिरावट के कारण जो नुकसान हुआ है, जिसे कंपनियों ने फेस्टिवल सीजन की बिक्री के कारण पास ऑन होने से रोक दिया था ताकि त्योहारी मौसम में मांग आ सके और कीमतें ना बढ़ाई जा सकें, उसे वापस उसमें लाया जा रहा है और कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। कितनी बढ़ोतरी होगी तो ये तो नहीं बताया, लेकिन मारुति ने इस साल अप्रैल में ठीक त्योहारी सीजन का उत्पादन शुरू होने से पहले एक बार कीमत बढ़ाई थी। फिर अप्रैल के बाद अगर आप बाकी महीनों में देखें तो कीमतें नहीं बढ़ी कारों की। हालांकि कारों की कीमतें इतनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं, पर पिछले 2 साल के भीतर हमने भारत में ऑटोमोबाइल की कार और बाइक की कीमतों में लगातार बार फ्रीक्वेंटली एक साल में 2-2 और 3-3 बार बढ़ोतरी देखी है। दूसरी चीज़ ये कि कार बाजार का ढांचा भी अब आमतौर पर मांग के लिहाज से अगले 1-2 साल के लिए थोड़ा स्थिर सा दिखने लगा है। सस्ती कारों की बिक्री बहुत ही सीमित है, एसयूवी और महंगी कारों की बिक्री बढ़ी है, जहां कीमतों में बढ़ोतरी का बहुत बड़ा फर्क ग्राहकों को नहीं पड़ता है क्योंकि वहां वेटिंग्स ज़्यादा हैं, और कंपनियां भी अपने उत्पादन के ढांचे को पुनर्गठन कर रही हैं। हमें याद होगा कि मारुति ने अपने उत्पादन के लक्ष्य में भी कटौती की अगले 3 साल के लिए। अब मारुति जब सबसे बड़ी कंपनी है, भारत के बाजार में करीब 43-44% हिस्सा रखती है, और अगर जब वो अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करेगी तो हमें बाकी अन्य कंपनियों की कार वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। अभी हमें ये नहीं पता चला है शुभम कि किस मॉडल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अप्रैल के हिसाब से अगर देखें तो अप्रैल में मारुति ने अपनी स्विफ्ट की कीमतों में के विभिन्न वेरिएंट्स की कीमतों में बढ़त की थी। चलिए, अब कच्चे तेल के बाजार का हाल, कच्चे तेल का खेल। अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूसी कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग के लिए जो योजना बनाई हुई है वह आज यानी 5 दिसंबर से लागू हो रही है। इस योजना के तहत रूसी तेल को $60 प्रति बैरल के ऊपर नहीं खरीदा जाएगा, और कोई देश अगर बाजार भाव या $60 के ऊपर के भाव पर रूसी तेल को खरीदता है तो उस देश को तेल के लिए इंश्योरेंस, फाइनेंस, सप्लाई के लिए कंटेनर की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस कैपिंग को अमेरिका और यूरोप के देश हर 2 महीने के बाद रिव्यू करेंगे और बाद में रूस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी कैपिंग लगाने की योजना बनाई जाएगी। सर, ये कैपिंग आ गई, काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, 5 दिसंबर आया, तय समय पे आ तो गई, लेकिन क्या वाकई उतनी दुरुस्त है, उतनी असरदार है, और रूस की प्रतिक्रिया इस पर क्या है? रूस ने अभी ये कहा है कि वो अपनी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो एक तो रूस ने 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं दी। रूस ने कहा है कि वो एक तो अपने उत्पादन में कटौती नहीं करेगा, यानी रूस अपने तेल का उत्पादन करता रहेगा। थोड़ी रणनीतिक प्रक्रिया है, बाजार में उत्पादन रोकने की या सप्लाई ना करने की बात नहीं कही गई है। कई मायनों में शुभम ये कैपिंग रूस की उम्मीदों के हिसाब से अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके का दबाव यूरोप में बन रहा था उस हिसाब से अगर रूस के कच्चे तेल की कीमत $30-40 पर बैरल तय कर दी जाती तो शायद रशिया को बड़ा नुकसान होता। अभी आप रूस का जो यूराल ग्रेड क्रूड देखें कि जो हाई सल्फर बेस्ड क्रूड माना जाता है वो वैसे भी $55 से $60 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी ब्रेंट से नीचे है। तो रूस को परोक्ष रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं है। जो भी तेल दुनिया के बाजार में रूस की तरफ से बिक रहा है या जा रहा है वो इसी कीमत पर जा रहा है, बल्कि इसके डिस्काउंट पर जा रहा है। तो रूस की वार मशीन को मिलने वाले पैसे को या रूस के युद्ध को मिलने वाले तेल पैसे में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा बड़ी बात इसके पीछे दूसरी है कि जो अभी तक रूस से आने वाली जो तेल की पाइपलाइनें थी जो यूरोप को तेल देती थी, वो युद्ध के बाद उनसे तेल की आपूर्ति बंद हो गई है। यूरोप के देश अब सीबॉर्न क्रूड की सप्लाई पर भी रोक लगाने जा रहे हैं, यानी कि वो अब रूस से तेल का आयात सीबॉर्न क्रूड पर भी नहीं करेंगे, इस कीमत पर भी शायद नहीं होगा। इसका बड़ा असर हमें बाजार में दिखाई देगा, लेकिन रूस के नुकसान के तौर पर देखें तो रूस को इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, और रूस ने भी फिलहाल अपने उत्पादन में कटौती की घोषणा भी नहीं की, बल्कि जिस तरीके की खबरें अंतर्राष्ट्रीय
मंचों से आ रही हैं, उस हिसाब से पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन चांसलर के साथ अपने बातचीत में कहा है कि पश्चिम के देशों ने जिस तरह से रूस की आर्थिक घेरेबंदी की है और आर्थिक दबाव बनाया है, इसका जवाब यूक्रेन के एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर या यूक्रेन की एनर्जी सुविधाओं पर हमला करके लिया जाएगा और इसलिए इसके बाद शायद रूस और आक्रामक ढंग से युद्ध में आगे आ सकता है। सर, भारत पर इसका क्या असर होगा अगर भारत के नज़रिए से देखें इस खबर को? तो भारत के लिए के नज़रिए से दो वजह इसमें दिखाई देती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब तक $60 तक का लेवल है तब तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा है, क्योंकि $60 तक शिप को इंश्योरेंस भी मिलेगा, शिपिंग लाइंस भी काम करेंगी। जब रूस के कच्चे तेल की कीमत $60 से ऊपर निकलती है, यानी रूस अपने उत्पादन में कटौती करता और कीमत $65, $62, $70 होती है, उस स्थिति में ही ये प्रतिबंध सक्रिय होंगे। उसी स्थिति में इन शिपिंग कंपनियों को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इन कंपनियों को जो शिपिंग फिनांस होता है वो नहीं मिलेगा। तो पहली चीज़ तो $60 तक तो दुनिया के बाज़ारों में रूस का तेल सप्लाई होने में, आपूर्ति होने में कोई बड़ी बाधा नहीं दिखाई देती। भारत के लिए अगर आने वाले समय में कीमतें बढ़ती हैं तब जाकर रूस को अगर इस बात के लिए फोर्स करता है कि वो महंगा तेल बेचेगा तो शायद भारत जैसे देशों को उसका नुकसान होगा। तो एक तो पहलू ये है। इस दृष्टि से अगर आप देखें तो बाजार में रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि आज कच्चे तेल की कीमतें बाजार में थोड़ी बढ़ी इस फैसले के बाद उसका एक और बड़ी वजह ये थी कि ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में कटौती की जो संभावना थी उसको खत्म कर दिया, बैठक में अपने उत्पादन को मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रखा। तो भारत की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बात इसमें समझना है जो इस पूरे पेज में, वो ये कि अगर शिपिंग कंपनियां $65 के बाद का से ऊपर का तेल नहीं ले जाती हैं तो वो तेल कैसे आएगा। और उसके लिए रूस ने अपनी कुछ तैयारी की है और रूस ने कुछ देशों के जहाज़ों का एक डार्क फ्लीट तैयार किया है जिसकी बड़ा चर्चा है तेल बाजार में। वो डार्क फ्लीट ऐसा है जो प्रतिबंधों से दाएं बाएं घुमाते हुए निकलते हुए बगैर बीमा के, बगैर इंश्योरेंस के तेल लेके आएगा। अब या तो इसे रूस की बीमा कंपनियां इंश्योर करेंगी या जो रिसीव करने वाला देश है वो इंश्योर करेगा। तो हो सकता है भारत को अगर तेल मिले तो भारत की बीमा कंपनियां वहां से आने वाले तेल पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, जो शिपिंग पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। रूस के पास बड़े शिपिंग कंटेनर्स की कमी है, लेकिन रूस ने अपने कुछ पुराने शिपिंग कंटेनर्स को हाल में ही फ्लोट के लिए परमिशन दी है। उसका नाम सोवोकॉम फ्लोट एक टैंकर फ्लीट है जिसको सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अभी इस कैपिंग से पहले इसे सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो शायद रूस अपने फ्लीट्स के जरिए भी तेल बाजार में भेजने की कोशिश करेगा। पर कुल जमा इतने बड़े फैसले के बाद दुनिया में तेल बाजार की आपूर्ति में कोई बड़ा उथल पुथल फिलहाल होने नहीं जा रहा है। इस बीच अमेरिका से भारत को सप्लाई होने वाले कच्चे तेल में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर के दौरान अमेरिका से भारत को रोजाना 4.5 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई हुआ है, जो फरवरी के बाद सबसे ज्यादा मासिक सप्लाई है। इससे पहले अक्टूबर में रोजाना 2.3 लाख बैरल सप्लाई हुआ था कच्चा तेल। सर, अमेरिका से क्यों भारत तेल खरीदने लगा? अभी तो रूस से था, ये तो परस्पर विरोधी है। ये क्या नया समीकरण बैठ रहा है? ये बड़ी दिलचस्प जद्दोजहद है एशिया के तेल बाजार में रूस और अमेरिका के बीच में, और ये उसके पैरेलल चल रही है। जब हम चर्चा करते हैं प्रतिबंधों की, जब हमारे सामने दिखता है रूस के तेल के ऊपर अधिकतम बिक्री की सीमा की, उस बीच में अमेरिका अपनी तेल उद्योग के लिए दुनिया के बाजारों को तलाश रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि अभी तक अमेरिका तेल का निर्यातक नहीं था। अभी हाल में 2 वर्षों पहले ही अमेरिका ने तेल का निर्यात करना शुरू किया और अमेरिका का अधिकांश तेल निर्यात अमेरिकी सब कॉन्टिनेंट में लैटिन अमेरिका और कनाडा तक सीमित है। कुछ तेल इस युद्ध के बाद अब यूरोप की तरफ आना शुरू हुआ है। आमतौर पर गैस का बड़ा निर्यात यूरोप से होता है, पर भारत और चीन ये 2 ऐसे बाजार हैं जिन बाजार के लिए रूस और अमेरिका दोनों अपना तेल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आंकड़े चेक कर रहा था कि जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच भारत ने रूस की तुलना में अमेरिका से ज़्यादा तेल आयात किया था। आंकड़े बताते हैं करीब 20.7 मिलियन टन के आसपास, 20.7 मिलियन डॉलर के आसपास का तेल आयात किया था। जनवरी से अक्टूबर के बीच बिल्कुल उल्टा हो गया। जनवरी से अक्टूबर के बीच में रूस का आयात 2 गुना हो गया और अमेरिका से आने वाला आयात कम हो गया। अब फरवरी और से लेकर नवंबर के आंकड़े देखें तो पहली बार अक्टूबर के बाद नवंबर में रूस से आने वाला जो तेल का आयात है वो बढ़ा है। अमेरिका से आने वाले तेल का आयात बढ़ा है, हालांकि रूस का हिस्सा भी उस आयात में बढ़ा है। ऐसा हो क्यों रहा है?
होने में दो बड़ी दिलचस्प चीज़ें। एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि ब्रेंट और WTI के बीच में प्राइस का हमेशा एक डिफरेंस होता है, और उस प्राइस के डिफरेंस के कारण जब भी ये डिफरेंस करीब करीब $4 या $5 पर बैरल से ऊपर जाता है तो भारत के आयातकों को अमेरिका का तेल ब्रेंट से सस्ता पड़ने लगता है। ब्रेंट और WTI दोनों एक ही ग्रेड के क्रूड हैं, लो सल्फर ग्रेड के क्रूड हैं, यानी भारत की रिफाइनरीज ब्रेंट और WTI दोनों को एक ही क्षमता के आधार पर रिफाइन कर सकती हैं। रूस का तेल हाई सल्फर ग्रेड क्रूड है, उसकी रिफाइनिंग के लिए ज़्यादा निवेश करना पड़ता है। तो अगर आप ब्रेंट और WTI की कीमतों के अंतर के चार्ट को पिछले एक साल में देखें और उसकी रोशनी में भारत में अमेरिका से कच्चे तेल के आयात को देखें तो आपको एक तेज उतार चढ़ाव दिखाई देगा। तो जैसे ही ये अंतर बड़ा होता है और ब्रेंट महंगा होता है और WTI सस्ता पड़ता है, भारत के आयातक वहाँ से तेल आयात करते हैं, और जैसे ही ये कम होता है वैसे ही रूस से तेल आयात बढ़ जाता है। लेकिन अमेरिका भारत के तेल बाजार में नया दखल और नया खिलाड़ी है, और अमेरिका दुनिया के तेल बाजार में रूस का तेल धीमे धीमे बंद होने के बाद अपने तेल की बिक्री और आपूर्ति बढ़ाने का क्या प्रयास कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके रिकॉर्ड मुनाफे इस बात का संकेत भी देते हैं, और अमेरिका की तेल कंपनियों ने पिछले साल रिकॉर्ड कच्चे तेल का निर्यात भी किया है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपके लिए शेयर बाजार से बहुत खास रिपोर्ट। शेयर बाजार रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन इस ऊंचाई के पीछे क्या है, सेक्टर्स का क्या हाल है, शेयरों का क्या हाल है, क्या सब एक तरह से दौड़ रहे हैं या कुछ दौड़ रहे हैं बाकी रुके हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा मनी 9 की इस स्पेशल रिपोर्ट। शेयर बाजार फिर से नई बुलंदियों पर है। सेंसेक्स और निफ्टी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कुछ एक को छोड़ दें तो अधिकतर लार्ज कैप शेयर अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार की ये तेजी क्या आपके पोर्टफोलियो में दिख रही है? शायद नहीं, क्योंकि शेयर बाजार में इस बार की रिकॉर्ड तेजी में सिर्फ चुनिंदा शेयरों में ही उछाल देखा जा रहा है। BSE ऑल कैप इंडेक्स के सिर्फ 5% शेयर ही शेयर बाजार के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं। पिछले साल शेयर बाजार ने जब रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था तो 18% शेयरों ने भी तेजी का नया रिकॉर्ड बनाया था। इस बार BSE ऑल कैप इंडेक्स के करीब 41% शेयर ऐसे हैं जो अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 20% से लेकर 50% तक दूर हैं, और 23% शेयर अपने रिकॉर्ड स्तर से 5% से लेकर 20% तक दूर हैं। हालांकि इस बार सेंसेक्स और निफ्टी के साथ सेक्टर इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। IT और फार्मा इंडेक्स को छोड़ दें तो अधिकतर ने या तो निफ्टी से कहीं ज्यादा या निफ्टी के लगभग बराबर का रिटर्न दिया है। बैंक निफ्टी, मेटल इंडेक्स और प्राइवेट तथा PSU बैंक इंडेक्स का 6 महीने का रिटर्न देखते ही बनता है। लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी और सेक्टर इंडेक्स से आगे बढ़कर अगर शेयरों का हाल देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को लेकर स्थिति ऐसी नहीं है। वहां पर 6 महीने में निवेशकों को मालामाल करने वाले शेयर भी हैं और कंगाल करने वाले भी। और कंगाल करने वाले शेयरों में बाजार में नई नई एंट्री लेने वाले स्टार्टअप के साथ निवेशकों का भरोसा खो चुकी पुरानी लिस्टेड कंपनियां भी हैं। ये ट्रेंड बता रहा है कि शेयर बाजार की तेजी एक तरफा नहीं है। निवेशक या तो लार्ज कैप कंपनियों पर दांव खेल रहे हैं और उन कंपनियों या सेक्टर में निवेश बढ़ा रहे हैं जिनका भविष्य बेहतर दिख रहा है। अधिकतर स्टार्टअप कंपनियों को तो निवेशकों ने सिरे से नकार दिया है। स्टार्टअप कंपनियों के कई विदेशी निवेशक तो अपनी हिस्सेदारी घटाने में लगे हुए हैं। अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक ने हाल ही में जोमैटो और PB फिनटेक में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। हालांकि शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी को देखते हुए दुनिया भर की कई दिग्गज एजेंसियों की तरफ से और भी तेजी के अनुमान आने लगे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगले साल निफ्टी 20,500 का स्तर छू सकता है। मॉर्गन स्टैनले ने तो यहां तक कह दिया है कि 2023 में सेंसेक्स 80,000 का स्तर छू सकता है। हालांकि इसके लिए सस्ते क्रूड ऑयल, ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की लिस्टिंग और बेहतर कॉर्पोरेट नतीजों की शर्त भी जोड़ दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी में क्या करना चाहिए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार VK विजय कुमार का कहना है कि साल भर का रिटर्न देखें तो निफ्टी 7.7% ऊपर है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 10% नीचे है, और ये ट्रेंड हाई क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश की रणनीति को सही दर्शाता है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में भारतीय शेयर बाजार में अधिकतर कंपनियों के वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं और ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। मनी 9 की सलाह है कि शेयर बाजार की इस रिकॉर्ड तेजी में किसी भी तरह का ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।
मनी 9 के लिए सन ऐसे ही